8 अगस्त 1963। इंग्लैंड की एक शांत ठंडी रात। घड़ी ने 3 बजने का इशारा ही किया था कि एक रॉयल मेल ट्रेन जंगल के बीचों बीच अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। ट्रेन के एक डिब्बे में मौजूद थे लाखों पाउंड के पुराने बैंक नोट्स, जिन्हें नष्ट करने के लिए लंदन ले जाया जा रहा था। लेकिन उस रात ये नोट गायब होने वाले थे। अचानक रेलवे का सिग्नल लाल हो गया। ट्रेन धीरे धीरे रुक गई और जैसे ही पहिए थमे, अंधेरे से 15 नकाबपोश चेहरे उभर आए। वे बिना किसी शोर शराबे के सटीक और तेजी से हर कदम उठा रहे थे। कोई गोली नहीं चली, कोई अलार्म नहीं बजा, और सिर्फ आधे घंटे में ये लोग ट्रेन से लगभग 50 लाख पाउंड लेकर गायब हो गए। आज भी ब्रिटेन के अपराध इतिहास में यह डकैती एक ऐसी घटना है जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे देश को हिला दिया। 1960 का दशक। ब्रिटेन अब भी द्वितीय विश्व युद्ध के असर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। अर्थव्यवस्था धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन नकदी और कीमती सामान के सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन के लिए रॉयल मेल का नेटवर्क पूरे देश में भरोसे का प्रतीक था। रॉयल मेल सिर्फ चिट्ठियां नहीं, बल्कि बैंक नोट्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और संवेदनशील सामग्री तक पहुंचाता था। इनकी सबसे सुरक्षित सेवाओं में से एक थी रॉयल मेल स्पेशल ट्रेन्स, रात में चलने वाली तेज और समयबद्ध ट्रेनें। इन ट्रेनों में से एक थी ग्लासगो से लंदन जाने वाली अप स्पेशल। हर रात यह ट्रेन स्कॉटलैंड से निकलती और इंग्लैंड के दिल लंदन में तड़के सुबह पहुंचती। 7 अगस्त 1963 की रात बिल्कुल ऐसी ही रात थी। स्कॉटलैंड के बैंकों से पुराने लेकिन वैलिड बैंक नोट्स एकत्र किए गए थे। लेकिन उसी समय ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में एक और कहानी चुपचाप लिखी जा रही थी। 15 लोगों का एक गैंग, जिनमें से ज्यादातर का अपराध जगत में लंबा इतिहास था। ये लोग आम चोर नहीं थे, ये प्रोफेशनल्स थे। इस गैंग का लीडर था ब्रूस रेनॉल्ड्स, एक बेहद चालाक अपराधी। रेनॉल्ड्स और उसके साथियों ने महीनों तक रॉयल मेल ट्रेनों की निगरानी की। उन्होंने सटीक टाइम टेबल तैयार किया। 50 लाख पाउंड, ये रकम इतनी बड़ी थी कि ब्रिटेन में इससे पहले कभी किसी ने एक साथ इतने पैसे देखे भी नहीं थे। रेनॉल्ड्स ने सबसे पहले संपर्क किया अपने पुराने साथी बस्टर एडवर्ड्स से, एक आकर्षक, मिलनसार लेकिन सख्त अपराधी। इसके बाद आया नाम रॉनी बिग्स का। टीम में शामिल हुआ चार्ली विल्सन, गैंग का बैंक मैनेजर। रेनॉल्ड्स ने ऑपरेशन का नाम रखा द बिग वन। गैंग ने ब्राइडगो ब्रिज को चुना क्योंकि यह बेहद सुनसान इलाके में था। 6 अगस्त की शाम फार्म हाउस में पूरी टीम इकट्ठा हुई। रेनॉल्ड्स ने एक एक आदमी को उसका काम याद दिलाया। 7 अगस्त 1963, रात के 2 बजे से कुछ मिनट पहले, ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल अप स्पेशल अपनी मंजिल से अभी भी कई घंटे दूर थी। इंजन के भीतर ड्राइवर जैक मिल्स और उसका सहायक चाय पीते हुए अपने रूट की बातें कर रहे थे। ब्राइडगो ब्रिज के पास रेलवे सिग्नल का हरा रंग अचानक लाल हो गया। यह कोई इत्तेफाक नहीं था। ट्रेन ने जैसे ही लाल सिग्नल देखा, मिल्स ने ब्रेक दबाया। ट्रेन रुकते ही 4 परछाइयां इंजन की तरफ दौड़ी, लेकिन अगले ही पल एक भारी लोहे की रॉड उसके सिर पर पड़ी। चोट गहरी थी, खून बहने लगा, लेकिन वह होश में था। अब मंच पर आया वह शख्स जिसे रॉनी बिग्स ने भर्ती किया था, नकली ड्राइवर। धीरे धीरे इंजन ने दोबारा रफ्तार पकड़ी। हाई वैल्यू पैकेज कोच, यह डिब्बा बाकी से अलग था, लेकिन रोजर कॉर्ड्रे के पास पावर टूल्स और हैवी कटर थे। कुछ ही मिनटों ताला टूट गया। अंदर लकड़ी के रैक, बैगों की कतार और पुरानी लेकिन अब भी वैध बैंक नोट्स की खुशबू। अब टीम मशीन की तरह काम कर रही थी। हर बैग लगभग 25 किलो वजनी था, सिर्फ कागज, लेकिन इतना कीमती। रेनॉल्ड्स बाहर खड़ा समय देख रहा था। उनके पास 30 मिनट थे। 26वें मिनट तक ट्रक लगभग भर चुका था। आखिरी बैग लोड हुआ, दरवाजा बंद हुआ। ट्रक ब्रिज से निकलकर कच्ची सड़कों और घने पेड़ों वाले रास्तों पर बढ़े। चांद की रोशनी ट्रक के बोनट पर चमक रही थी। गैंग के हर सदस्य के चेहरे पर पसीना था, इस सोच से कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। लूट खत्म हो चुकी थी, लेकिन असली खेल अब शुरू होने वाला था। सुबह 3:30 पर दोनों ट्रक बकिंघमशायर की सुनसान सड़कों से होते हुए लेदर स्लेड फार्म पहुंचे। यह एक पुराना 2 मंजिला फार्म हाउस था, जिसके चारों ओर ऊंची झाड़ियां और टूटती हुई पत्थर की दीवारें थीं। इसे महीनों पहले ही गैंग के एक सदस्य ने नकद में खरीदा था, ताकि कोई पूछताछ न हो। यही उनका गुप्त ठिकाना था, जहां वे कई दिनों तक पैसे गिनेंगे और फिर अलग अलग हो जाएंगे। ब्रूस रेनॉल्ड्स की मुस्कान अब चौड़ी हो चुकी थी।
उन्होंने ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती अंजाम दे दी थी और पुलिस को अभी तक इसका पता भी नहीं चला था। उन्हें यह नहीं मालूम था कि लूट के कुछ घंटे बाद ही अखबारों की सुर्खियों में उनका जिक्र होगा और ब्रिटिश पुलिस एक ऐसी तलाशी की शुरुआत करेगी जो इतिहास में दर्ज हो जाएगी। अंदर पुराने लकड़ी के फर्श पर बैगों का ढेर लगा दिया गया, कुल 128 बैग। ब्रूस रेनॉल्ड्स ने टॉर्च की रोशनी डाली। हर बैग में हजारों पाउंड के नोट। कागज की हल्की सी सील तोड़ते ही पुराने ब्रिटिश बैंक नोट्स की खुशबू हवा में फैल गई। गैंग ने तय किया कि अगले कुछ दिन वे यहीं रहेंगे, पैसे गिनेंगे और फिर अलग अलग दिशाओं में भागेंगे। लकड़ी के टेबल पर एक पुराना कैलकुलेटर रखा था जो हर दबाव पर टिक टिक की आवाज करता था। 2 लोग बैग खाली करते, 3 लोग नोट गिनते और बाकी सुरक्षा पर नजर रखते। गिनती के पहले दिन के बाद ही उन्हें अंदाजा हो गया कि कुल रकम उनकी उम्मीद से ज्यादा है, करीब 26 लाख पाउंड ज्यादा। ये सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट थी। रेनॉल्ड्स का प्लान था कि सुबह होने से पहले पहले सब अलग अलग दिशाओं में निकल जाएं, लेकिन कई सदस्यों को लगा कि फार्म में रुकना ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यहां पुलिस के आने में वक्त लगेगा। उन्होंने फैसला किया कि पैसे गिनने और बांटने में 2-3 दिन लगाएंगे। यही पहला बड़ा जोखिम था। जितना ज्यादा वे वहां रहे उतना ज्यादा उनकी मौजूदगी आसपास के गांव वालों की नजर में आने लगी। दूसरे दिन रॉय जेम्स और रॉनी बिग्स को बोरियत होने लगी। उन्होंने सोचा पास के शेपर्टन गांव से कुछ ताजा खाना ले आएं। उन्होंने ब्रेड, दूध और टिन वाले बीन्स खरीदे और पेमेंट की चमकते बिल्कुल साफ नोट्स से। दुकानदार ने नोट हाथ में लिया, उसका कागज का टेक्सचर और क्रिस्प किनारे देखे और तुरंत समझ गया कि ये हाल ही में बैंक से निकले हैं। गांव में वैसे भी अफवाहें चल रही थीं कि पास के इलाके में अजनबी लोग देखे गए हैं। अब यह शक एक ठोस कहानी में बदलने लगा था। तीसरे दिन रेनॉल्ड्स को महसूस हुआ कि अब निकलना जरूरी है। रात में पैसे अलग अलग गाड़ियों में भरे गए और गैंग 4 दिशाओं में बंट गया, लेकिन उन्होंने जल्दबाजी में फार्म को पूरी तरह साफ नहीं किया। टेबल पर कैलकुलेटर, नोट गिनने की स्लिप्स और पैसों के बैग के टुकड़े पड़े रहे। कमरे के कोनों में सिगरेट के बट्स बिखरे थे जिन पर लार के नमूने मौजूद थे। 60 के दशक में भी ये फिंगरप्रिंट और फॉरेंसिक के लिए सोने की खान थे। 9 अगस्त की सुबह स्कॉटलैंड यार्ड के डिटेक्टिव जैक स्लिपर ने फार्म पर छापा मारा। अंदर इंसान तो नहीं था, लेकिन हर दीवार, हर मेज और हर पैकेट में कहानी दर्ज थी। मिले हुए फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल रिकॉर्ड्स से मिलाया गया और सिर्फ 48 घंटे में ब्रूस रेनॉल्ड्स, बस्टर एडवर्ड्स, चार्ली विल्सन, टॉमी विस्बी जैसे नाम सामने आ गए। इस तरह वो फार्म हाउस जो गैंग के लिए सुरक्षित किला था, अब पुलिस के लिए सबूतों का खजाना बन चुका था। और वहीं से शुरू हुई ब्रिटेन के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे तेज तलाशी। फार्म से मिले हर सामान की फॉरेंसिक जांच हुई। कैलकुलेटर के बटनों पर साफ उंगलियों के निशान, नोट गिनने की स्लिप्स पर हाथ से लिखी रकम, रॉयल मेल के बैग के फटे हुए हिस्से और कोनों में पड़े सिगरेट के बट्स जिन पर लार के नमूने थे। इन सबूतों को पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड्स से मिलाने में पुलिस को सिर्फ 48 घंटे लगे। पहले नाम सामने आया टॉमी विस्बी, जिसे पुलिस पहले से ही एक हिंसक लुटेरे के रूप में जानती थी। फिर चार्ली विल्सन, दी फिक्सर, जिसने लूट की लॉजिस्टिक्स सेट की थी। इसके बाद रॉनी बिग्स, जो असल में एक छोटा मोटा क्रिमिनल था लेकिन इस लूट में शामिल होकर कुख्यात हो गया। 10 अगस्त की रात लंदन के एक फ्लैट पर रेड हुई। दरवाजा तोड़ा गया, अंदर विस्बी मिला, साथ में नकदी के बंडल और एक पुरानी रिवॉल्वर। उसकी गिरफ्तारी ने गैंग के बाकी सदस्यों में दहशत फैला दी। कुछ सदस्य अपने हिस्से का पैसा रिश्तेदारों के घर में छुपाने लगे। समस्या यह थी कि इतने बड़े नोटों का ढेर किसी को भी आकर्षित कर देता था। एक रिश्तेदार ने गुपचुप पुलिस को सूचना दे दी, शायद इनाम के लालच में, और पुलिस को गैंग के छिपने के ठिकानों का नक्शा मिलने लगा। 16 अगस्त को ब्राइटन के पास एक आलीशान बंगले में विल्सन को बिना किसी संघर्ष के पकड़ा गया। पुलिस ने वहां से एक छोटा रेडियो, कैश के बंडल और फरार होने के लिए तैयार किए गए नकली पासपोर्ट बरामद किए। अगले कुछ हफ्तों में एक एक कर गिरफ्तारी होने लगी। बस्टर एडवर्ड्स, जिसने बाद में फूलों का बिजनेस शुरू किया और फूल बेचने वाला डकैत कहलाया। रॉय जेम्स, जो लूट के बाद रेसिंग कार ड्राइवर बनना चाहता था, लेकिन पुलिस ने सपने से पहले ही रोक दिया। हर गिरफ्तारी के साथ पुलिस को और सबूत और नाम मिलते गए। 1964 की शुरुआत में लंदन की ओल्ड बेली कोर्ट में केस चला। यह ब्रिटेन के इतिहास का सबसे हाई प्रोफाइल ट्रायल था। कोर्टरूम में पत्रकार, स्केच आर्टिस्ट और जनता की भीड़ लगी रहती थी।
हर दिन अखबारों में नई सुर्खियां छपती। पब्लिक का एक हिस्सा इन चोरों को रॉबिन हुड समझने लगा था, लेकिन कानून के सामने ये हिंसक अपराधी थे। जज एडमंड डेविस ने सजा सुनाई। गैंग के ज्यादातर सदस्यों को 30 साल की कैद। यह उस समय की सबसे लंबी सजाओं में से एक थी और ब्रिटिश क्राइम हिस्ट्री में मिसाल बन गई। यह कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ के लिए जेल सिर्फ एक नया मोर्चा था, जहां से भागने और आजादी की तलाश की नई कहानियां लिखी जानी बाकी थीं। ओल्ड बेली कोर्ट से 30-30 साल की सजा सुनाए जाने के बाद गैंग के कई सदस्यों ने मान लिया था कि उनकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही खत्म होगी। लेकिन कुछ के दिमाग सजा सुनते वक्त ही अपना अगला भागने का प्लान बना रहे। 1965 में वॉन्ड्सवर्थ जेल, लंदन। रॉनी बिग्स ने 4 अन्य कैदियों के साथ भागने की योजना बनाई। एक दिन जेल में सुबह के समय बाहर से कुछ लोगों ने एक रस्सी फेंकी। बिग्स ने बिना मौका गवाए रस्सी पकड़कर दीवार के ऊपर चढ़ा और दूसरी तरफ इंतजार कर रही वैन में बैठ गया और भाग। 48 घंटे के भीतर उसने ब्रिटेन छोड़ दिया। पहले फ्रांस, फिर ऑस्ट्रेलिया और आखिर में ब्राजील, जहां उसने 30 सालों तक नया नाम और नई जिंदगी जी, शादी की, बच्चा हुआ और ब्रिटिश पुलिस को बार बार चकमा दिया। 1964 में जेल से सिर्फ 4 महीने बाद एक रात 3 हथियारबंद लोग जेल की दीवार काटकर अंदर घुसे और चार्ली विल्सन को बाहर ले गए। वो सीधे फ्रांस और फिर स्पेन पहुंचा। स्पेन के तट पर वह आलीशान विला में डॉन कार्लोस के नाम से रहता था, लेकिन ड्रग और अंडरवर्ल्ड कनेक्शंस ने आखिरकार उसे फिर खतरे में डाल दिया। ब्रूस रेनॉल्ड्स, आखिरी सफर। रेनॉल्ड्स सबसे ज्यादा समय तक पुलिस से बचा। वो मैक्सिको और कनाडा में रहा, लेकिन जब पैसे खत्म होने लगे तो 1968 में उसने स्वेच्छा से ब्रिटेन लौटकर सरेंडर कर दिया। बस्टर एडवर्ड्स, फूल बेचने वाला लुटेरा। बस्टर ब्राजील में सालों छिपा रहा, लेकिन ब्राजील की जिंदगी से ऊबकर 1980 में ब्रिटेन लौटा और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जेल से निकलने के बाद उसने लंदन में फूलों की दुकान खोली और मीडिया में एक दिलचस्प किरदार के रूप में मशहूर हो गया। आश्चर्य की बात यह है कि 2.6 मिलियन पाउंड में से पुलिस को कभी भी पूरा पैसा वापस नहीं मिला। कुछ रकम शुरुआती दिनों में ही खर्च हो गई, कुछ विदेश में छुपाई गई और कुछ तो शायद अब भी कहीं दबे हुए नोटों के रूप में मौजूद है। 1963 की ग्रेट ट्रेन रॉबरी सिर्फ एक डकैती नहीं थी, ये ब्रिटेन के अपराध इतिहास का एक मील का पत्थर बन गई। फिल्मों, किताबों और टीवी शोज में इसे बार बार दोहराया गया। कुछ लोगों के लिए यह कहानी दिमाग और हिम्मत की थी, तो कुछ के लिए लालच और गलती की। आखिर में चाहे वो जेल में मरे हों, विदेश में छिपे हों या बुढ़ापे में इंग्लैंड की गलियों में गुमनाम चले गए हों, इन डकैतों के नाम हमेशा एक ही वाक्य के साथ याद किए जाएंगे। वो लोग जिन्होंने एक ट्रेन रोकी और इतिहास बना दिया। 1963 की उस रात ब्रिटेन की धरती पर दौड़ती एक ट्रेन को रोक दिया गया और उसके साथ ही कानून और अपराध के बीच की रेखा धुंधली हो गई। ब्रूस रेनॉल्ड्स, रॉनी बिग्स, बस्टर एडवर्ड्स, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग निकले, लेकिन असली सवाल आज भी हवा में तैरता है। सारा पैसा कहां गया? पुलिस का दावा है कि ज्यादातर रकम खर्च हो चुकी थी, लेकिन कुछ अफसरों के नोट्स और पुराने गैंग मेंबर्स के आधे अधूरे बयान इशारा करते हैं कि कहीं ना कहीं ब्रिटिश देहात के किसी खेत के नीचे या किसी बैंक लॉकर में अब भी लाखों पाउंड की गड्डियां दफन हैं। और फिर वो लोग जो कभी पकड़े ही नहीं गए, कुछ नाम सिर्फ फाइलों में हैं, जिनके चेहरे किसी ने नहीं देखे। क्या वो आज भी जिंदा हैं? क्या वे अपने राज लेकर कब्र तक चले गए, या फिर अगली बार किसी और शहर में किसी और ट्रेन के साथ दी बिग वन का साया दोबारा लौटेगा? शायद ये कहानी खत्म नहीं हुई है,